हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में देखा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त काल के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रीगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 240 एडी से 280 एडी था। जो श्रीगुप्त था वह गुप्त वंश का संस्थापक था। इसी का पुत्र घटोत्कच था, जिसका टाइम पीरियड 280 से 319 एडी था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका टाइम पीरियड 319 से 335 एडी था या ईस्वी था। इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने विवाह प्रकार के सिक्के भी चलाए। संयुक्त नाम के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, जिसे विवाह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। इसने महाधिराज, राजाओं का राजा की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 335 से 375 एडी था। इसे यशगुप्त भी कहते हैं। इसने लिच्छवी रोहित्र भी कहा जाता है या लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वह समुद्रगुप्त कहा जाता था। जिसने भारत का नेपोलियन कहा था वह थे बी.ए. स्मिथ ने कहा था। इसके युद्ध नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। इसे युद्ध नीति का प्रयाग प्रशस्ति में है, जो अशोक के अभिलेख में इसका वर्णन है युद्ध नीति का, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद अभिलेख की भाषा जो है वो संस्कृत है, जिसकी शैली चंपू। यह जो कवि ने लिखा था वो हरिसेन कवि थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के विजयों का उद्देश्य धरणी मंद अर्थात संसार विजय था। समुद्रगुप्त को इतिहास में एक कुशल राजनीतिक, दूरदर्शी राज्य निर्माता, कला प्रेमी तथा महान विजेता के रूप में याद किया जाता है। इसने परिस्थितियों के अनुसार राज्य के नीति निर्माण का कार्य किया था, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य तथा उसकी नीति। उत्तर भारत के 9 राज्य थे, जिसमें गंगा यमुना दोआब तथा मध्य भारत था। इसने इस नीति के अनुसार इसे पराजित कर पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति को अभिलेखों में राज्य भाद्रण नीति कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं। दक्षिण भारत के 12 राज्य थे। इन्हें जीतकर अधीन बनाया, फिर मुक्त कर दिया, और इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं। तीसरा नीति आटविक नीति, जिसमें 18 क्षेत्र शामिल थे। इन्हें जीतकर अपना दास बनाया तथा इनके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इसे परिचारिका कृत कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके तहत थे असम और नेपाल थे। फिर देखते हैं सीमावर्ती राज्य थे। अभिलेखों में इसे सारे कर देने की आज्ञा की गई तथा आज्ञा किया तथा प्रणामागमन तथा प्रमाण करने की या प्रणाम करने की बताई। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी राज्यों के साथ जो इसका संबंध था। शक कुषाण के लिए आत्मनिवेदन, मित्र बनकर रहना, कन्नोपायन, कन्या का विवाह, गुरुत्मदक, गरुण मुहर वाला। जो गुप्त वंश का मुहर था वो गणु था, तो गणु मुहर इसको धारण कर जो राज्य को मिला लेता था उसको अपना मोहर देता था, या इस मोहर के अनुसार उस राज्य को चलना होता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवं अभिलेख में इसकी तुलना यम, कुबेर, पृथु, राघव से की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। लंका नरेश मेघवर्मन इसी के समय बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। इसका एक मंत्री वसुबंधु बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसने कई प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें बाघ मारते हुए, अश्वमेध यज्ञ करते हुए, वीणा बजाते हुए प्रमुख है। इसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसका बेटा हुआ वो समुद्रगुप्त सेकेंड हुआ,
जिसका टाइम पीरियड 380 से 412 एडी था। शकों का अंतिम उन्मूलन समुद्रगुप्त ने नहीं किया था, अपितु यह श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। इसमें उज्जैन के शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर हमेशा के लिए भारत से बाहर कर दिया तथा इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसे रुपयक कहा जाता है। साथ ही इसे सकारी तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमादित्य तथा सकारी की उपाधि यह चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण की थी। इसने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया तथा यहाँ पर अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। उज्जैन में ही नवरत्न रहते थे, जो इस प्रकार है। सबसे पहला कालिदास, जो महान कवि थे। धन्वंतरी, जो चिकित्सक थे। छपरक, जो ज्योतिष थे। अमर सिंह, कोषागार थे। बेताल भट्ट, जादूगर थे। घटक पर, यह कूटनीतिज्ञ थे। बरुरुचि, व्याकरणविद थे। शकु, वास्तुकार थे तथा बराहमिहिर, यह खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, जिसने फोयोकी की रचना की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 412 एडी से 455 ईस्वी था। यह शैव मत को मानता था तथा भगवान कार्तिक की पुजारी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जूनागढ़ प्लस एड़ा तक भीतरी अभिलेख में मुगलों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो शासक हुए थे वह स्कंदगुप्त, यह वैष्णव धर्म को मानता था। पुरुषगुप्त, जो बौद्ध धर्म को मानता था। कुमारगुप्त सेकेंड, जो वैष्णव धर्म को मानता था। बुद्धगुप्त, जो बौद्ध धर्म को मानता था। नेक्स्ट है नरसिंहगुप्त, जिसका शासनकाल मगध, मालवा तथा बंगाल में था। मगध में नरसिंहगुप्त ने मिहिरकुल हुण सम्राट को पराजित किया था। जो मालवा में भानुगुप्त था, जिसका चर्चा मिलती एरण अभिलेख से। बंगाल में वैश्यगुप्त था। नरसिंहगुप्त का ही पुत्र था कुमारगुप्त थर्ड। जो कुमारगुप्त का जो पुत्र था वह तो विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गुप्त काल के कला के बारे में। तो मूर्ति कला देखते हैं। सबसे पहले मूर्ति कला तथा मंदिर कला। मूर्ति कला में ब्राह्मण मूर्ति कला, बौद्ध तथा जैन मूर्ति कला देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बौद्ध मूर्ति कला। नालंदा से 19 फीट की तथा सुल्तानपुर, जो भागलपुर में पड़ता है बिहार में, से 7.5 फीट की बुद्ध की 2 कांस्य प्रतिमाओं का प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गुप्त काल में बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं में भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें 5 अत्यधिक प्रमुख मुद्रा है, जो इस प्रकार है। ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं तथा शांत भाव में योगी की तरह दिखाया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा, इस मुद्रा में बुद्ध जब बोध गया में ध्यानमग्न थे तब काम क्रियाओं के देवता मारने उनके ध्यान को भंग करने के लिए, यह मार मतलब देवता का नाम है, उनके ध्यान को भंग करने के लिए चेष्टा की, लेकिन बुद्ध ने इससे विचलित नहीं हुए तथा पृथ्वी को छूते हुए साक्षी मानकर अपनी शुचिता या पवित्रता का प्रमाण दिया। नेक्स्ट देखते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। यह मुद्रा प्रथम धार्मिक उपदेश भी है। इसमें बुद्ध को उपदेश देते हुए दिखाया गया, जो सारनाथ में है। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभय मुद्रा। यह मुद्रा बुद्ध के स्थानक खड़ी मुद्रा में है तथा इसका दाहिना हाथ आगे की ओर संसार की आशीर्वाद या अभय दान देते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा में यह भी बुद्ध की आशीष देते हुए एक स्थानक मुद्रा है, लेकिन इस मुद्रा में बुद्ध का एक हाथ नहीं होता है, जिसका आशय यह है कि बुद्ध अंग विहीन होने के बावजूद भी मानव हितैषी हैं तथा हमेशा वरदान ही देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म। गुप्त काल में जैनियों की कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें आदिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी प्रमुख हैं।
नेक्स्ट देखते हैं मंदिर कला। मंदिर कला गुप्तों के पूर्व मंदिर शीघ्र नष्ट होने वाले सामग्रियों घास फूस बांस बल्ली आदि से बनाया जाता था, लेकिन इस काल में ईंट तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों द्वारा मंदिर का निर्माण की शुरुआत की गई। इसी समय मंदिरों की मौलिक विशेषताएं उभर कर सामने आई, जो आगे आने वाले समय में और अधिक विकसित हुए। इस काल के प्रमुख जो मंदिर है वो इस प्रकार है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। एड़ा का विष्णुगुप्त सागर एमपी में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर जो सतना में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो पन्ना एमपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर यूपी में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में गुप्त काल के देखते हैं। विज्ञान के विकास के क्षेत्र में दिल्ली स्थित लौह स्तंभ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जंगरोधी तकनीक पर आधारित है तथा इस पर उल्लेखित नाम चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई। अर्थात जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है वह गुप्त काल से संबंधित है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पहलिको बल्ख तथा बंगाल के शासकों के विरुद्ध भी विजय अभियान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में था आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। इन्होंने पाई का मान ज्ञात किया था तथा इन्होंने 1 से 9 तक स्थानीय मान भी निकाला था। सबसे पहले ज्यामितीय आर्यभट्ट को ज्यामितीय का जनक कहा जाता है। सूर्य तथा ग्रहण के बारे में सब बताने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे आर्यभट्ट, जो गुप्त काल से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मगुप्त, जिनकी पुस्तक है ब्रह्म स्फुटनिक सिद्धांत, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहारमिहिर जो खगोल शास्त्री थे, इसने जो रचना की थी वह बृहद संहिता की थी, जो चंद्रमा पर इसका अध्ययन है। धन्वंतरी या राजकीय चिकित्सक थे। बाणभट्ट जो चिकित्सक थे। गुप्तों का प्रशासन हम लोग देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन भी मौर्य काल की भांति निरंकुश राजतंत्रात्मक थी, लेकिन केंद्र में शक्तिशाली गुप्त सम्राट होता था तथा उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद तथा उच्च अधिकारी होते थे। साम्राज्य का विभाजन भुक्ति प्रांत में तथा भुक्ति का विभाजन विषय जिसे जिला कहा जाता है, वर्तमान के जिला कहा जाता है, फिर नगर में, फिर उसके बाद ग्राम में। लेकिन गुप्तों की सेना मौर्यों जैसी विशाल नहीं थी, बल्कि सामंती टुकड़ियों से मिलकर बनी होती थी। इसी प्रकार नगर प्रशासन में सामंती तत्वों के उदाहरण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। गुप्तों का समाज हम लोग देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था वहाँ पे थी, दास व्यवस्था भी थी, छुआछूत भी था, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, वेश्यावृत्ति थी, देवदासी प्रथा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवा विवाह पर प्रतिबंध था। मतलब अत्यंत दयनीय दशा थी। इनका धर्म देख लेते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म अच्छे स्थिति में थे। अवतारवाद की संकल्पना की गई, जिसके तहत माना गया कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं तथा सत्य की स्थापना करते हैं। इसमें ही 10 अवतार की चर्चा मिलती है, जो इस प्रकार है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार तथा नेक्स्ट देखते हैं, फिर है राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार तथा नेक्स्ट है कल्कि अवतार। जो आने वाले हैं वो कल्कि अवतार है। चलिए, हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में। चलिए, तब अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।